हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। इसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। अब मेरे भाई, पहला हमारा आपसे क्वेश्चन ये है, यूरोप है क्या? यूरोप है क्या और यूरोप कहाँ है? बाय द वे, किस देश का नाम है, किस महादेश का नाम है, किस द्वीप का नाम है, किस प्रायद्वीप का नाम है कि यूरोप है क्या? तो उम्मीद करता हूं ऐसा तो आपको पता ही होगा। तो यूरोप है वह एक महादेश है, कंटिनेंट है और आपसे क्वेश्चन है कि यूरोप महादेश के किन्हीं 5 देश का नाम बता दीजिए मुझे। कोई 5 देश का नाम जो यूरोप महादेश में पड़ता हो, बताइए कमेंट में, और आप याद है तो। और दूसरी बात, इस यूरोप का लोकेशन, और हम बात करें ग्लोब के मैप पे, और मान लीजिए ये आपकी अर्थ हो गई, आपकी धरती हो गई, तो धरती पे यूरोप धरती के दुनिया के किस कोने में है? क्या आपको पता है? आप पता है तो कमेंट में हाँ लिख के बताइएगा, वरना आपको नहीं पता है तो तब दुर्भाग्य की बात है कि 10th में आके पूरा 6, 7, 8, 9, 10 एसएसटी पूरा पढ़ने के बाद यूरोप, आखिर देश छोड़ दीजिए, यूरोप कहाँ है आपको नहीं पता है, तो मतलब बहुत ही चिंता की बात है। अच्छी बात तो नहीं है मेरे भाई लोग। तो बात करते हैं, और यह हमारा आपका एशिया पड़ जाए, एशिया महादेश पढ़ा होगा, तो यहाँ आपका यूरोप पड़ता है। ये आपका यूरोप वाला पार्ट हो गया। यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। यहाँ आपका अफ्रीका पड़ जाता है, अफ्रीका। यहाँ आपका ऐसे, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। इधर आपका दक्षिणी अमेरिका है, 6 हो गया होगा। और नीचे आपका पढ़ा होगा आपने अंटार्कटिका है। देख लीजिए, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, यही है दुनिया के कुल 7 महादेश। और हमको पढ़ना है इस बिल्कुल सा महादेश के बारे में, जिस महादेश के देशों ने कहीं पूरे दुनिया पे राज किया था। कहा गया था ना कि आप 5 देश का नाम बता दीजिए, गिन लीजिए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन, रशिया भी तो अब लोग का दोनों में काउंट होता है। यानी और भी बहुत सी कंट्री हैं जो यूरोप के हिस्से हैं। हमें पढ़ना है उसी यूरोप में, यानी हम एक देश की बात नहीं कर रहे भाई, पूरे हम बात कर रहे हैं पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा, और पहला चीज राष्ट्रवाद होता क्या है, और आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं यूरोप के बारे में। हम तो भाई रहते हैं इंडिया में, हिंदुस्तान में। तो आपका जो चौथा पार्ट है हिस्ट्री का, वो का नाम है भाई भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, जी हाँ, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो पहले 4 में पढ़ना है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद से है ना, कहा जाता है कि बहुत हद तक जो राष्ट्रवाद हमारे यहाँ पनपा, उभरा, आया, शुरू हुआ, इसकी जड़ें यूरोप में है। शुरुआत यूरोप से होती है और वहां से फैलते फैलते राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पूरे वर्ल्ड में फैली, हमारे यहाँ भी। खैर, हमारे यहाँ क्या कहानी है, कैसे हुआ, हम लोग 4 में पढ़ा जाएगा। यहाँ बात करते हैं यूरोप के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, चलिए।
थोड़ा सा फोटो आपको साफ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और भाई मतलब एक रंगीन कलर्ड कर लीजिए, मतलब कर लीजिए क्या, स्लाइड के साथ हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद है क्या? क्या बोला गया? एक ऐसी भावना होती है, ऐसी भावना है, फीलिंग है, सोच है, फीलिंग है, जो एक विशेष, एक खास भौगोलिक जमीन, एरिया, सांस्कृतिक, कल्चर, सामाजिक, सोसाइटी, यानी एक ऐसी भावना, एक विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक लोगों में एकता की वाहक, जो एकता को प्रमोट करती है, जो एकता को लेके चलती है, उस भावना का नाम है राष्ट्रवाद। सभी कह लीजिए अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति मोहब्बत, समर्पण अपने राष्ट्र के प्रति। और राष्ट्र बनता है लोगों से, उन लोगों से जिसका एक समान, एक कॉमन हिस्ट्री रहा होगा, एक कॉमन आपका भूगोल रहा होगा, एक कॉमन उनकी संस्कृति रही होगी, तब जाके एक राष्ट्र बनता है। और कीजिएगा, मान लीजिए कि अमेरिका ने, क्या हो गया भाई? क्या बोला? तो एक एरिया, एक पॉपुलेशन, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, भाषा, जाति, समुदाय के लोगों से राष्ट्र बनता है। और उनमें जो भावना है, जैसे मैंने कहा ना, मान लीजिए ये अमेरिकन है, मान लीजिए ये आपका अमेरिका हो गया, ये इंडिया हो गया, अलग बाउंड्री है, अलग लोग है, अलग एरिया है, हम लोग अलग है। कभी इन दो देशों में एक भावना नहीं आएगी। यहाँ के लोगों के बीच में हम आजाद होना है, ये काम करना है, एक भावना आ सकती है। लेकिन यहाँ के लोगों के मन में, और कह लीजिए, क्या लफड़ा हो रहा है भाई, क्या लफड़ा हो रहा है बोर्ड में आज, ठीक है, बोला गया यहाँ के लोगों के बीच में, मन में, यहाँ के लोगों के मन में सेम फीलिंग कभी नहीं आएगी। राष्ट्रवाद की भावना तो अलग अलग देशों के बीच में संभव नहीं है। और तो इसकी शुरुआत कब होती है? बीजारोपण, अपने बीज बो दिया, शुरुआत कब होता है भाई? तो पुनर्जागरण काल, मतलब यूरोप में लमसम 5वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक बोला गया अंधकार युग, अंधकार युग, डार्क पीरियड। क्यों? उस समय कोई वैज्ञानिक बात नहीं हो रहा था, बस धर्म, जाति, धर्म के नाम पे जो चर्च का दिया वो था, साइंटिफिक बदलाव सोच नहीं था। लेकिन जब से कल साइंस आता है, तब कि भाई विज्ञान की बात करेंगे हम, मतलब हर चीज का क्वेश्चन करेंगे, तो बोला गया कि जो डार्क एज था वो खत्म होता है, उसको बोला गया पुनर्जागरण काल। यानी कि जब लोग में मतलब कह लीजिए साइंस के प्रति लगाव आया, तो उस समय से कह लीजिए शुरू होता है राष्ट्रवाद। लेकिन बढ़िया से शुरू होता है फ्रांसीसी क्रांति के बाद। फ्रांस की क्रांति आता है कि फ्रांस की क्रांति की देन थी इस दुनिया को क्या दे दिया? राष्ट्रवाद। ठीक है, राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रवाद। तो यानी कि इसका कह लीजिए
बीजारोपण होता है बहुत पहले समय से, लेकिन जो रियल बात करते हैं राष्ट्रवाद का, वो शुरू होता है फ्रांस की क्रांति से, जो 1789 में शुरू हुई थी। ठीक है, अब है और जो क्रांति है फ्रांस की, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में, डिटेल पार्ट दिया हुआ था कि क्रांति कैसे हुई, क्यों हुई, और वही पर नाम आया था नेपोलियन बोनापार्ट। अब इसका योगदान क्या है देखिए नेपोलियन का, तो उसने जर्मनी और इटली के एकीकरण, जर्मनी भी एक किया गया, इटली को भी पहले बहुत भाग बटा हुआ था, एक किया गया, तो दोनों का एकीकरण बाद में हुआ, लेकिन हाँ शुरुआत जड़ किसका था, नेपोलियन का। कर लीजिए, कर लीजिए, पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना, भाई राष्ट्रीयता की भावना पूरे यूरोप में किसने है, नेपोलियन का। नवयुग का संदेश नेपोलियन देता है। जर्मनी इटली में वास्तविक राजनीतिक रूपरेखा तो तय किया, उसके दिन था नेपोलियन का। लेकिन 1815 में नेपोलियन की हार हो जाती है। नेपोलियन का जब क्या शुरू होता है, पतन, तो जो भी शक्तियां, जो विदेश उससे लड़ रहे थे, नेपोलियन अकेला था, उसके खिलाफ लड़े थे 4 देश, अभी नाम आगे आएगा। खैर, तो जो लोग जीत जाते हैं उन लोग का एक मीटिंग होता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। जो भी कंट्रीज मिलकर लड़े थे नेपोलियन से, फ्रांस से, जीत जाते हैं, आपस में मीटिंग के लिए मिलते हैं। मीटिंग होता है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और मीटिंग में क्या हुआ आए रखते हैं, हाँ इस चीज को मीटिंग का उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन पूर्व व्यवस्था की, देखो नेपोलियन ने बहुत से बदलाव किए थे, कुछ बदलाव अच्छे भी थे। तो जब उसको हरा दिया गया और जब मीटिंग में बैठती है, कारण क्या था कि नेपोलियन से पूर्व जो व्यवस्था थी, जो ओल्ड व्यवस्था थी, उसको लागू किया जाए। सिंपली ये बदलाव नेपोलियन ने किया था, उसको बंद कीजिए, उसको खारिज कीजिए, और जो व्यवस्था नेपोलियन से पहले की थी उसको दोबारा बहाल किया जाए। यही मकसद था वियना में जो मीटिंग हो रहा था, उस मीटिंग का। चलिए आगे रखिए, याद रखिएगा 1815 वियना राजधानी है, एक देश का नाम है ऑस्ट्रिया। देखिए ऑस्ट्रिया, और जो 4 देश थे ना, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश की आर्मी एक साथ, सेना एक साथ लड़ती है अकेले नेपोलियन से, और 4 देश मिलकर हराते हैं नेपोलियन को। ईयर था 1815। हारने के बाद मीटिंग बैठती है वियना में, और जो ऑस्ट्रिया का जो कह लीजिए जो मालिक था, जो चांसलर था, वो था मेटरनिक। इससे मेटरनिक ने मीटिंग को बुलाया था वियना में। चलिए, तो इसका उद्देश्य क्या था मीटिंग का जी, तो शांति संतुलन बनाया जाए, यानी कि शांति बनी रहे। गणतंत्र प्रजातंत्र जो आया था नेपोलियन के टाइम में, उसको हटा दिया जाए। आप जानते हैं इससे पहले था राजतंत्र, यानी वापस राजतंत्र को, राजा को वापस बहाल किया जाए, और जो पुरातन व्यवस्था है, जो ओल्ड व्यवस्था है, वही राजतंत्र वगैरह, उसी को बहाल किया जाए। सिंपली कह लीजिए हर अच्छा बदलाव जो नेपोलियन ने किया था उसको बंद किया जाए। भाई इसका तो पर रिजल्ट क्या होता है सभी संधि का, सम्मेलन का, तो नेपोलियन युग का अंत होता है, राष्ट्र लोकतंत्र का अंत होता है, और मेटरनिक युग की शुरुआत होती है इस मीटिंग के बाद। चलिए, इसी बीच इटली का बांट दिया जाता है। बांटता कौन है भाई, मेटरनिक। हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे बाद में इन्हें सबको मिला के एक कंट्री बनता है इटली, एक कंट्री इटली। जैसे सिसिली और नेपल्स को बांट कर दिया जाता है बुर्बो वंश के राजा फर्डिनेंड को। रोम जो राजधानी है इटली का, वो दिया जाता है पोप को। पता है पोप क्या होता है, कह लीजिए ईसाई धर्म के जो तब सबसे बड़े जो पुजारी हैं, आप लोग क्या कहते हैं, फादर, सबसे टॉप लेवल का लीजिए जो क्या कहते हैं यहाँ पर जो फादर होते हैं,
वो कुछ कौन पोप कहता है। लोम्बार्डी और वेनेशिया जाता है ऑस्ट्रिया के पास। पार्मा, मोडेना, टस्कनी जाता है हैब्सबर्ग राजवंश के पास। जेनेवा व सर्डिनिया जाता है पिडमाउंट राज्य के पास। और वैसे ही जर्मनी को उसमें बांटा हुआ था 39 राज्यों में, ग्रुप था 39 राज्यों का जर्मनी, वो जाता है अगेन ऑस्ट्रिया के पास। निकाल लीजिए। देखिए लेकिन जो भी पहले एरिया था लीजिए नेपोलियन के पास, नेपोलियन के भी हिस्सों को उसने को जीता था, उसको चारों देशों ने आपस में मिलकर बांट लिया था। फ्रांस, कब जानते हैं तो नेपोलियन था वो फ्रांस का था। और उसके अंत के बाद नेपोलियन के हारने के बाद अगेन बुर्बो राजवंश का स्थापना फिर से होता है और लुई 18वां नेपोलियन के हार के बाद राजा बनता है। तो उसको राजा बनाया जाता है। वियना व्यवस्था के जब जानते हैं तो संधि वियना में हुई थी, वहीं पे पता होता है कि भाई अब तो नेपोलियन मर गया, भाग गया, अब फ्रांस को कौन संभालेगा। तो क्या तय होता है कि जो ओल्ड राजवंश था, और कह लीजिए बुर्बो राजवंश का ही एक आदमी को नाम था लुई 18वां, उसको चुना जाता है फ्रांस का अगला राजा। सब चीज था। लेकिन थोड़ा सा वो तब थोड़ा सा अच्छा आदमी था, होशियार था। कहे भाई देखिए उसने पुरानी व्यवस्था को थोपा नहीं। पता था भाई जो लोग आजादी एंजॉय कर चुके हैं वो दोबारा गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मतलब हम व्यवस्था वही लाएंगे लेकिन कुछ बदलाव के साथ। हम टोटली जो ओल्ड व्यवस्था है तो इसको थोप हम नहीं देंगे। और था पुरानी व्यवस्था नहीं, मॉडर्न, हाँ कुछ पुरानी कुछ नहीं, 100% ओल्ड व्यवस्था नहीं चाहिए हमको। 2 जून 1814 को आपका संविधान पत्र का घोषणा की जाती है जो आपका 1848 तक चलता है, काम करता है। लेकिन बाद में किंग बनता है चार्ल्स 10वां, तो कुछ बदलाव करता है इस घोषणा पत्र में। तो परिणाम क्या होता है 1848 की क्रांति का आगे पढ़ा जाएगा। ना कि अगर चार्ल्स 10वां ने बदलाव नहीं किया होता तो शायद दोबारा क्रांति फ्रांस में नहीं हुई रहती। उससे पहले हमें लगता है 1830 में क्रांति होती है फ्रांस में, तो इसका कारण क्या था। आगे देखिए चार्ल्स 10वां एक निरंकुश, बहुत ही कहा जाता है कितना बेकार राजा था, ठीक है, निरंकुश भी था। अब क्या था प्रतिक्रियावादी, यानी कि हर बात पे कह लीजिए अपना कह देना रिएक्शन, क्रिया। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे कर दिया आपने, हम बॉस है, हम करेंगे दिस दैट। बहुत ही बेकार शासक था, मतलब लोगों को वो पसंद बिल्कुल नहीं था। राष्ट्रीयता और जो भी आपका भावना कर लीजिए जनतंत्र, लोगों की भावनाओं को दबाना, लोग क्या चाहते हैं इससे कोई बहस नहीं है भाई, आई एम द बॉस, हम बॉस हैं, हम जो बोलेंगे वही होगा, उस सोच का वो राजा हुआ करता था। उसने बनाया पीएम चूज किया एक आदमी को, नाम था पोलिगनेक, वो बनता है चार्ल्स 10वां का प्रधानमंत्री पोलिगनेक। और वो अमीर वर्ग को सत्ता में लाता है, उन लोगों को खास अधिकार दिया जाता है, उन लोगों को, हाँ मतलब अच्छा देखिए ये, और ये ना ये ऐसा वर्ग था जिसको शासन में उसकी रुचि नहीं थी। उनका मन क्या था, व्यापार करो, पैसा कमाओ, हमको शासन नहीं करना है। जो लोग शासन में रुचि नहीं रखते थे उनको मतलब लाया जाता है पावर में, उनको वो खास अधिकार देता है और बनाएगा था कह लीजिए नागरिक संहिता, उसका वाट लगा देता है। तो अब जो लोग थे उदारवादी, उनका विश्वास था बदलाव में, समानता, बराबर कह लीजिए आजादी। जो लोग बदलाव के सपोर्ट में थे उनको लगता है भाई कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, क्रांति के विरुद्ध जो भी हमने लड़ाई लड़ा, फ्रांस में जो लोकतंत्र है, सब समानता है, तो उसको तो सब हटा दिया। तो ना हम लोग लड़े मरे जिए परेशान हुए इसी दिन के लिए कि फिर से घूम फिर हम वहीं पहुंच जाए नहीं। यानी कि भाई चुनौती है हमारे लिए कि जब तक कि हम लड़े थे
हम फिर लड़ेंगे। वापस हम जिस जिस चीज से हम लोग फ्री होके आए हैं, हम मुक्त होके आए हैं, हम आजाद होकर आए हैं, दोबारा हम उस हालात में वापस नहीं जाएंगे। ये सब पगला गया है, सब भुला गया है कि क्रांति का मकसद क्या था। इसे काम कर रहा है ना, षड्यंत्र कर रहा है क्रांति के खिलाफ, जिसके लिए हमने इतनी लड़ाई लड़ी, परेशानियां झेला। ठीक है, ये लोग का थॉट था। कौन था पीएम जी? पोलिगनैक। कौन किंग था जी? चार्ल्स दसम। ठीक है, आ जाता है। तो आखिर क्रांति हुई क्यों? आखिर ऐसा लोगों में क्या था कि मतलब लोगों को विद्रोह, क्रांति करना पड़ गया? आ जाते हैं। वो जो पीएम हुआ था ना पोलिगनैक, वो इसके खिलाफ लोगों में क्या फैल गया था? असंतोष। जैसे देख रहे हैं अभी कॉकरोच जनता पार्टी है ना भाई, क्यों? लोगों में क्या फैल रहा है? असंतोष। इसके खिलाफ आप खुद सोच लीजिए। 10 द्वारा लगेगा 4 को क्या लाया गया? अध्यादेश। देखिए, एक आपका नियम बनता है कल संसद से, पार्लियामेंट से। बट मान लीजिए पार्लियामेंट बैठा हुआ है, अभी काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई भी पीएम है, तो पीएम तो कह लीजिए बिना संसद के द्वारा ही वो कुछ लॉ बना सकते हैं, लेकिन बाद में उसको संसद से पास कराया जाता है। लेकिन हाँ, उसके बिना भी लॉ बन जाता है मर्जी से। सुन लीजिए, तो वो का 4 का आता है ये ऑर्डिनेंस, अध्यादेश खुद से। और अच्छा, ये काम होता है 25 जुलाई 1830 को। अब जो भाई लोग थे उदारवादी, फ्रीडम वाले, आजादी वाले, समानता वाले, भाई कि हमारा तो इसने गला घोट दिया, इतना हम लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमको फ्रीडम दो, ये दो, वो दो, इस लॉ के तहत हमारा गला घोट दिया। तो इसका रिजल्ट क्या होता है भाई? पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ पड़ती है। और देखिए अब किताब लिखा हुआ है 28 जून, तो सोचिए भाई ये लॉ आता है जुलाई में, इसके बाद क्रांति होती है। तो किताब में डेट लिखा हुआ है 28 जून। मेरा मानना है वहां का 28 कौन चाहिए? जुलाई, क्योंकि ये लोगों ने बगावत किया था इस कानून के बाद। और जब कानून आता है वो आपका 25 जुलाई को आता है, यानी 3 दिन के बाद ही पेरिस में लोग चले जाते हैं सड़कों पे, रोड पे। क्या होता है वहां पे आपका शुरू होता है गृह युद्ध। मतलब अगेन अपने ही लोग लड़ती हैं अपने मालिक से, अपने सरकार से, अपने राजा से। देखिए सोचिएगा, इंडिया गुलाम था ना, हम भी लड़ रहे थे, तो हम जो लड़ रहे थे ना वह गृह युद्ध नहीं था, क्योंकि हम लड़ रहे थे उन लोगों से जो बाहर से आए थे, अंग्रेज। यहाँ क्या हो रहा है? अपने घर में, अपने गृह में क्या शुरू हो गया? युद्ध। किसे? अपने ही देश के राजाओं से। इनका काम धाम बढ़िया नहीं था, लोग तबाह हुए थे। क्या शुरू हो गया? गृह युद्ध। डेट रखिएगा 28 जुलाई। अब भाई राजा था, किंग था, लगा कि भाई अब तो हाथ से बाहर हो रहे हैं, लोग पगला गया है, पहले की तरह भागो। भाई साहब इंग्लैंड भाग जाता है। जैसा भागता है तो बुर्बो वंश का खत्म हो जाता है। पश्चिमी कह लीजिए बुर्बो वंश का वो लास्ट राजा था चार्ल्स दसम, जो क्रांति के डर से इंग्लैंड भाग जाता है। उसके बाद से आर्लियंस वंश को क्या मिलती है? गद्दी मिलती है। उसका जो किंग बनता है वो बनता है लुई फिलिप। याद रखिएगा, लुई फिलिप जो था वो उसका वंश क्या था? आर्लियंस वंश का था वो। उसका गद्दी मिलता है चार्ल्स दसम के भागने के बाद। और देखिएगा जो हालात वहां हुए थे ना, वो हालात हुए थे कुछ दिन पहले नेपाल में। थोड़ा सा आपने सुना होगा जेनजी प्रोटेस्ट, यही हुआ था आपके बांग्लादेश में, यही हुआ था आपका श्रीलंका में, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत कह लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी इसी राह पे चल रही है। मतलब सोचो जो काम उतना साल पहले हुआ फिर से वो रिपीट हो रहा है देशों में। इसीलिए एक लाइन बोला गया कि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं वे गलतियां दोहराने को अभिशप्त होते हैं। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं वे गलतियां दोहराने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि अगर अपने हिस्ट्री से नहीं सीखा तो गलतियां आपसे दोबारा होगी। कोई हाल यहाँ पे हुआ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, बहुत से कंट्री है जहाँ पे लोगों ने बगावत किया, अपने
गवर्नमेंट के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ। तो भाई अब क्रांति का जो हुआ 1830 में, तो क्रांति का असर क्या पड़ा, क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। अच्छा, तो अगेन दोबारा उदारवादियों का उदय होता है, जो बदलाव चाहते थे, समानता आए, बराबर आजादी आए, भाईचारा आए, तब एक कानून का नियम चले। तो जो लोग बदलाव के सपोर्ट में थे उनका उदय होता है, और राजसत्तावादियों का प्रभाव कम हुआ है, राजाओं क्या होना, राजतंत्र का प्रभाव कम होने लगता है। दोबारा फ्रांसीसी क्रांति के जो सिद्धांत थे, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता, आजादी, इक्वालिटी, समानता, जिस चीज के लिए फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, दोबारा उन चीजों को की शुरुआत कर लीजिए। क्रांति होता है 89 में, आपने पढ़ा होगा। दोबारा फ्रांस की क्रांति के जो सिद्धांत थे दोबारा उनको बहाल कर दिया जाता है। और यह है जो वियना की संधि हुई थी, वो सारे नीतियों को बंद करो भाई। तो जानते हैं आप लोग, जो भी अच्छे अच्छे बदलाव नेपोलियन ने किया था, उस बदलाव को पलटा था वियना सम्मेलन ने। आप भाई अब इसी को हटाओ, वही काम बढ़िया था हमारा, आ गया, ठीक है। तो जो सिद्धांत जो भी गलती हुई देख लीजिएगा, यानी कि जो भी सिद्धांत थे फ्रांसीसी क्रांति के, इसको बहाल किया गया। जो भी वियना के जो उद्देश्य थे उनको क्या कर दिया गया, हटाओ, उनको तो हटा दिया गया। वियना कॉन्फ्रेंस के यूरोप में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना का उदय होता है। यूरोप में राजनीतिक एकीकरण और कह लीजिए संवैधानिक सुधार की शुरुआत होती है। साथ में कह लीजिए इटली और जर्मनी का क्या होता है, यूनिफिकेशन। वो कह लीजिए जो भी राज्य थे अलग अलग इटली के मिलके एक बन जाते हैं। वो एक कहाँ होता है, आपका जर्मनी में होता है। और दोनों को हम लोग किसी पार्ट पढ़ना है, दोनों कंट्री कैसे इनका राज्य मिलके एक कंट्री बनते हैं ये लोग। और सोचिए कह लीजिए यूनान, पोलैंड, और में कह लीजिए उस समय जो व्यवस्था थी, उस समय जो भी व्यवस्था थी उसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो जाता है कि भाई मूवमेंट करो, लड़ो, अब लड़ो अपने हक के लिए। तो फ्रांस कर सकता है तो हमको भी ये करना चाहिए। यानी कि देखिए क्रांति का असर जो क्रांति फ्रांस में हुआ, उसका असर जर्मनी, इटली, यूनान, पोलैंड, हंगरी, पूरे यूरोप में उसका असर पता चला गया। एक कहावत है, एक लाइन कहा था मेटोनिक ने कि क्या था, जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाती है। यानी कि फ्रांस में जो भी बदलाव होता था उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ता था। और छूट गया, यहाँ हो जाएगा 1848 की क्रांति, ठीक है। यानी कि एक हमारा क्रांति होता है 1830 में, एक क्रांति होती है 1848 में। तो हमने 30 पढ़ लिया, क्या पढ़ रहे हैं 48 वाला। चलिए आप जानते हैं 30 के बाद जो राजा बनता था वो था लुई फिलिप, ठीक है। अच्छा, ये भी अच्छा भी था, लिबरल था, हाँ भाई बदलाव होना चाहिए, सपोर्ट पे था। लेकिन साथ में यह महत्वाकांक्षी था कि ना हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। इससे पॉलिसी आती है, नाम दिया गया स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति। और 1840 में ये बनाता है अपना पीएम गीजो को, पगला। ये भी सुधार के खिलाफ था। भाई सोचो, जहाँ के लोग इतना बदलाव चाह रहे हैं और तुम गधा सब बेवकूफ सब ला रहा है ऐसे आदमी को जो बदलाव के खिलाफ है। भाई लोग बर्दाश्त अब नहीं करने वाला था। कब तक क्रांति हो गया और तुम आंख नहीं खुला। ये पूंजीपतियों को, वर्ग को साथ बनाता है जिनकी संख्या कम थी और उनको शासन में अभिरुचि नहीं थी। पूंजीपति कहाँ गलती हो था मुझसे, कर लीजिएगा कहाँ गया भाई, एक मिनट रहिएगा, हम कहाँ देखे यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पे मुझसे गलती हो गया था। अभिजात वर्ग का लिए रिच पीपल, उन लोगों का मतलब मन था पावर बनाने का, क्योंकि शुरू से कह लीजिए यही लोगों ने पावर एंजॉय किया था। तो इन लोगों को लाता है पावर में पॉलीगनिक। और भाई जिससे लड़के पावर छीना गया था, दोबारा तुम लेके आ रहे हो उन्हीं को पावर में, लोग में तो गुस्सा आएगा ही। इसीलिए
लोगों ने बगावत किया था। तो हाँ, अभिजात वर्ग वो वर्ग था तो शुरू से पावर एंजॉय किया था, और क्रांति का मकसद था कि इन लोगों से पावर छीन के पावर दिया जाए आम आदमी को, जनता को। तो हाँ, तो इन लोगों के पास पावर था, एंजॉय किया था, लेकिन गुस्सा यही था कि दोबारा उन लोगों को पावर में क्यों लाया जा रहा है। तो क्या रखा है यहाँ पर लास्ट में। हाँ, तो अब ये क्या कहता है भाई, पूंजीपतियों को और जिनको बिजनेस करना है, आप पर आके शासन कीजिए, उनका मन नहीं लगेगा। उनके ऑर्डर की संख्या कम थी, उनको शासन में उनका कोई बहस नहीं था भाई। उनका मोटो क्या था, पैसा लगाओ पैसा कमाओ। तो देखिए उसने कोई भी सुधारात्मक कार्य नहीं किया, क्योंकि कह लीजिए विदेश नीति भी, यानी कह लीजिए जो भी कह लीजिए रिश्ता बाकी देशों से अच्छा नहीं था, हम टाइप का असफल रहा, फेल हो गया। भूखमरी, बेरोजगारी, देखिए क्या बोला गया, क्या लफड़ा हो रहा है, चलिए देखिए क्या बोला गया, भूखमरी बेरोजगारी पूरा फैला हुआ था। तो अब लोग क्या करते हैं, लोगों में गुस्सा था, था कोई काम नहीं कर रहा है, प्लस ला रहा है वैसे लोग पावर में, इनको पावर से मतलब ही नहीं है। इसके खिलाफ एक विशाल भोज का लोग आयोजन करते हैं पेरिस में, याद रखिएगा 22 फरवरी 48 को। उसी में तय होता है कि भाई उसको हटा देना है। तो उसको मजबूर करते हैं गीजो को कि गीजो भाई तुम गद्दी छोड़ो, लुई फिलिप गद्दी छोड़ो। और 24 फरवरी को आपका फिलिप भी इंग्लैंड भाग जाता है। दिख रहा है ना भाई, सब इंग्लैंड भाग रहा है। आप देखिए आज भी भगोड़े तो कंट्री से भाग जाते हैं। नाम सुना विजय माल्या का, हमारे कंट्री विजय माल्या, हर भगोड़ा जाके बस जाता है इंग्लैंड में। ये शुरू से हो रहा है, लेकिन उन लोगों को इंग्लैंड सपोर्ट करता है। आइए हमारे देश में आए, आइए। अच्छा, जैसे भागता है क्या स्रोत है, दोबारा होता है घोषणा गणतंत्र का, कि रिपब्लिक, मतलब अब व्यवस्था लोग चलाएंगे, सरकार चुन के, ना कि कोई किंग चलाएगा। क्या दिया गया, अब भाई अब दिया गया पुरुषों को अधिकार। देखिए पहले क्या था कि लोग का जो पुरुष वर्ग था उसको वोटिंग राइट तो था, सबको नहीं था। अब क्या बोला गया भाई कि 21 वर्ष के बाद का कोई भी पुरुष मेल ना कि फीमेल, और कोई पुरुष है, बस पुरुष होना चाहिए, एज कितना 21 साल, तो हाँ वो वोट दे पाएगा। और लाया गया काम सबका अधिकार होगा। देखिए हमारे आप लोगों ने नाम सुना होगा मनरेगा का, कह सकते हैं काइंड ऑफ राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार लाया गया वहां पर। दो चीज, एक था मार्टिन, एक था लुई ब्ला, ब्ला होगा ब्ला, दो वर्ड। गणतंत्रवादियों का जो नेता था, रिपब्लिक का जो नेता था वो था मार्टिन, लेकिन जो थे कि भाई बदलाव को सुधार करना है वो ध्यान रखिएगा। सुधारवादियों का नेता लुई ब्ला, कह लीजिए रिपब्लिक का तो अपना नेता था वो था मार्टिन। देखिए दोनों ने, ठीक है, कह लीजिए दोनों मिल के मतलब इनको हटाया जाए, तो उनका ज्वाइंट एफर्ट था। और कह लीजिए जैसे का ये लुई भागता है लुई फिलिप, तो लुई नेपोलियन फ्रांस का क्या बनता है, सम्राट बनता है, यानी कि एक गया दूसरा आ गया। तो नाम था लुई नेपोलियन। जो आपको कह लीजिए इन सारे घटनाओं के बाद, कह लीजिए 1848 की क्रांति के बाद, क्रांति का कारण लिखा हुआ बोर्ड पे आपका, इन चीजों के बाद आपका पावर संभालता है लुई नेपोलियन, जो फ्रांस का हमारा अगला शासक बनता है। तो दोस्तों इसमें इतना इस वीडियो में। जब हमारा अगला वीडियो आएगा हिस्ट्री का, वो हम देखेंगे कि इटली का एकीकरण, इटली एक कैसे हुआ। फिर देखेंगे हम लोग कौन सा कंट्री है, जर्मनी का कैसे एक होता है जर्मनी, और लास्ट देखेंगे लास्ट में बाकी कंट्री ऐसे हंगरी है, आपका पोलैंड वगैरह है, ब्रिटेन वगैरह है, वो कैसे एक होते हैं। यानी क्या आई थिंक 3 वीडियोज और आएंगे इस चैप्टर के, और कुल कर लीजिए कुल 4 वीडियो में बढ़िया से हमारा जो पार्ट है पूरा हो जाएगा।
हाँ यार, बात है नोट्स का। जो मैं आपको जो लिखा गया है, इसी को आप अपना नोट्स में बना लीजिएगा। इतना नोट्स काफ़ी है। आपका आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो एमसीक्यू होता है, सारा डेट, नाम, जगह सब आपको नोट्स में आएगा। और कहानी माइंड में है तो जो आपको लिखना होगा, कल लीजिए आपका आंसर 2 या 5 मार्क्स वाला, इसी कहानी के दम पर आप सारा अपना आंसर लिख पाइएगा। नोट्स शॉर्ट में है पर पर्याप्त नोट्स है, इसमें एक भी चीज़ आपका मिस नहीं होगा, बेफिक्र रहिएगा। हम इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि एक भी चीज़ आपका नहीं छोड़ा जाएगा। और तब शॉर्टकट में पूरा पार्ट ऐसे कर आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो बस बने रहिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और भी जो आपके जो फ्रेंड्स हैं ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।